नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोग आ चुके हो एक बार पुनः दीपक लाक्षाव यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र आप सभी के लिए सामान्य हिंदी, व्याकरण भाग, भाषा बोली इत्यादि के ऊपर आधारित होगा। हम सभी लोग इस श्रृंखला में महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न सामान्य हिंदी के देखने वाले हैं। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? खा, टा, जा, टा। कौन सी इनमें से ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है? तो आप सभी लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी। तो राइट आंसर आप लोगों का माना जाएगा, यानी जो जा है ये महाप्राण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी बिहार की बोली है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राच्यड अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो राइट होगा, यानी ब्राच्यड अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। आप सभी लोगों को बताना है ये पंक्तियाँ किस बोली की हैं। तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी, अवधी बोली। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुत हिंदी भाख्यो, ये अवधी की काव्य पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा आ। पश्च स्वर कौन सा है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, यानी बड़ा आ, ये है आपका पश्च स्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। देशज शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, खिड़की। तो राइट आंसर माना जाएगा, खिड़की क्या है? देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तालव्य ध्वनि है? चा, पा, ला, हा। कौन सी इनमें से है तालव्य ध्वनि? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, चा। तो राइट होगा, चा क्या है? ये तालव्य ध्वनि है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी। कौन सी लिपि इनमें से नहीं है? तो आप सभी लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प डी, अंग्रेजी। ये कोई लिपि नहीं है, अंग्रेजी क्या है? भाषा है। अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, वर्त्य। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, तालव्य। तो राइट आंसर होगा, छा क्या है? तालव्य ध्वनि है ये। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। किसका संबंध नहीं है बिहारी हिंदी से? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, अवधी। तो राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच। अंग्रेज शब्द ये किस भाषा का है? तो आप लोगों ने अपना जवाब चुना है विकल्प सी, पुर्तगाली। तो बिल्कुल सही जवाब आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग घोष
महाप्राण है? वर्ण पूछा जा रहा है। श, श, सा एवं हा, इनमें से घोष और महाप्राण कौन सा वर्ण है? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी हा, तो राइट आंसर होगा यह हा क्या है? घोष महाप्राण। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी, हरियाणवी। क्या है खड़ी बोली का अन्य नाम? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, कौरवी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है? पा, भा, धा, फा, कौन नहीं है इनमें से ओष्ठ ध्वनि आपकी? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो राइट होगा धा, ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन है सभी स्वर होते हैं, दीर्घ, अघोष, महाप्राण इनमें से कोई नहीं। सभी स्वर किस प्रकार के होते हैं? तो इसमें आपका जवाब है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? रात्रि, पंख, कार्य, दैव, कौन सा है इनमें से तद्भव शब्द? तो आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, पंख, तो राइट होगा ये क्या है? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के विकास के संबंध में एक असत्य है। हिंदी भाषा का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। कौन सा गलत है इसमें? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, यही गलत है क्या इसमें? हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा नहीं है, और हिंदी का विकास लगभग 1000 से माना जाता है, ठीक है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, ठीक है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ये भी बात सही है, और यहाँ संयोगात्मक दिया है जो कि गलत है। फिर आपका क्वेश्चन है लिपि के विकास क्रम का सही सोपान है? सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। भावमूलक लिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। कौन सा विकास क्रम सही है इसमें से? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी आ रहा, तो राइट होगा चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि, यही इसका सही उत्तर है। फिर आपका क्वेश्चन है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागरी अपभ्रंश, मागधी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप लोगों का उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, तो ठीक माना जाएगा, पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश। फिर आपका क्वेश्चन है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। यानी भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपका जवाब आया है विकल्प बी, तो राइट होगा मागधी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैसाची। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए है विकल्प डी, गुजराती, तो राइट आंसर होगा। अगला है गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूँ, गोबर, गाय, गोधन। गोधूम का
तद्भव क्या बनेगा? तो आपका उत्तर है विकल्प ए गेहूँ, और गोधूम क्या है? तत्सम है। फिर आपका क्वेश्चन है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपर्युक्त तीनों। स्वर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो उपर्युक्त तीनों के प्रकार के यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के स्वर होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है देशज शब्द है कंचन, कचोट, कंजर, करवट। इनमें से कौन सा देशज नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा। कंजर ये क्या है? देशज नहीं है। बाकी कंचन, कचोट, करवट ये सब देशज शब्द हैं। फिर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही जवाब है? तो वो है आपका विकल्प ए सुंदर। क्या है? देशज शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। ग्वालियर की बोली का क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए बुंदेली, राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी, पंकज। इनमें से कौन सा है आपका योग रूढ़ शब्द? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है कौन सा सही होगा योग रूढ़ शब्द के लिए? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी यानी कि पंकज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो आपका उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी विचारों से भावों की ओर। फिर अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, विदेशी, देशज, संकर। रेलगाड़ी आपसे पूछा जा रहा है यह शब्द किस प्रकार का है? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ गया है। कौन सा सही होगा? तो आपका उत्तर इसके लिए होगा जो रेलगाड़ी शब्द है ये है विकल्प डी आपका संकर शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। आपको बताना है वकील किस भाषा का शब्द है। तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी यह तुर्की भाषा का शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जवाब है विकल्प बी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। यानी कौन सा सही उत्तर होगा आपका? तो विकल्प बी यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। फिर आपका क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 50, 52, 54, 55। कितने हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी
55। कौन सा सही है? 55। अगला क्वेश्चन है, संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द। तो किसे कहते हैं तत्सम शब्द? सॉरी, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोगों का जवाब सही आना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर आ गया है, कौन सा सही होगा? जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहते हैं विकल्प सी, देशज शब्द। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब दिया जा रहा है विकल्प बी, संपृक्त ध्वनि। तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प ए, पूर्वी हिंदी। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। कौन सा सही जवाब होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है। तो हिंदी में वचन कितने हैं? विकल्प बी, 2 प्रकार के हैं, एक वचन और सीधे फिर बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम, देशज, तद्भव, संकर। तो मुकुट ये किस प्रकार का आदमी है भीतर? मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प ए। तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी मुकुट किस प्रकार का है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो ये आप सभी लोगों का उत्तर विकल्प डी आ रहा, बिहार। तो आंसर बिल्कुल सही होगा। फिर है, उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी है इनमें से उकार बहुला? तो आपका उत्तर है विकल्प ए, अवधी। फिर आपका क्वेश्चन है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव, तत्सम, संकर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा इसमें? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? आपका जवाब है विकल्प ए, तद्भव शब्द। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? देखते हैं हम लोग कौन सा असंगत है। अफसोस फारसी का शब्द है, ये ठीक है। कैंची तुर्की का, ये भी सही है। गमला पुर्तगाली का, ये भी सही है। गलत क्या है? कारतूस ये अंग्रेजी शब्द नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर।
कौन सा होगा आपका योग रूढ़? तो आपका जवाब है विकल्प बी, दशानन। फिर अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। और पूछा क्या जा रहा है, पाली भाषा की समय सीमा कौन सी है? तो आपका उत्तर विकल्प बी है, तो ठीक माना जाएगा, अर्थात 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, इसमें एक धुन के लिए एक ही प्रतीक है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी के समकालीन है। तो 107 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी के समकालीन बताया है इन लोगों ने, और बाकी सारे विकल्प आपके सही है, यानी जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है और शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? देखते हैं हम सभी लोग कौन सा असंगत है। तो इसमें जो असंगत है वो है आपका विकल्प डी, मधुमास योग रूढ़ नहीं है, गोबर तद्भव है, और नाक रूढ़ शब्द है, कमलनयन यौगिक शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप है? फारसी भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा, अदालती भाषा। खड़ी बोली का अरबी और फारसी में रूप है, कौन सा है? तो आपका उत्तर है विकल्प सी, उर्दू भाषा। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषाओं का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिनके चरणों में जिसे चारणों ने नाम दिया, डिंगल भाषा, मेवाड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा, पिंगल भाषा। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम क्या दिया है? तो वो आपका सही जवाब है विकल्प डी, पिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है? पिंगल भाषा, डिंगल भाषा, मेवाड़ी भाषा, बांगरू भाषा। यानी किसकी बात कर रहा है? अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिश्रण से जो भाषा का स्वरूप बनेगा वो कौन सा होगा? विकल्प बी, डिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों और पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य शाखा कौन सी है? दक्षिणी हिंदी, खड़ी बोली, बुंदेली और बघेली। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है फटाफट से। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखने की रचना की है उसकी मुख्य भाषा कौन सी है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949, 21 सितंबर 1949, 23 सितंबर 1949, 25 सितंबर 1949। तो देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, 14 सितंबर 1949। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से
नहीं है। नहीं पर आपको विशेष ध्यान रखना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर है विकल्प डी, अपभ्रंश भाषा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपका उत्तर है, कौन सा सही माना जाएगा? विकल्प सी, ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, बांगरू किस बोली के निकट है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। बांगरू बोली का किस बोली से निकट का संबंध है, संपर्क है? तो आपका जवाब क्या है? विकल्प डी, खड़ी बोली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थित काल रहा है? कौन कौन सा रहा है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व और 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थित काल कब से कब तक रहा है? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प डी, यानी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है। फिर आपका क्वेश्चन है, प्राचीन देश भाषा को अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसरीभूत अपभ्रंश को अवहट्ट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? ग्रियर्सन, भोलानाथ तिवारी, सुनीत कुमार चटर्जी, उदय नारायण तिवारी। इसके लिए आपका सही उत्तर कौन सा है बताना है आप लोगों को। विकल्प सी अगर जवाब आया है तो ठीक माना जाएगा, अर्थात सुनीत कुमार चटर्जी और सुकुमार सेन कहते हैं कि अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसारी भूत अपभ्रंश को अवहट्ट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? सुनीत कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन ने। अगला क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है? पश्चिमी, बिहारी, बंगाली, पूर्वी हिंदी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? विकल्प डी, पूर्वी हिंदी का। फिर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के इतिहास को प्राय कितने कालों में वर्गीकृत किया गया है? 3, 4, 5, 6। कौन सा है आपका सही उत्तर? तो आप लोगों का जवाब कौन सा सही माना जाएगा? यानी क्या पूछा गया है, हिंदी भाषा के इतिहास को प्रायः कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी, 4। फिर अगला है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया है? 3, 4, 5, 6। कौन सा है आपका सही उत्तर? तो 121 का आप लोगों का जवाब आया है विकल्प ए, तो ठीक होगा। यानी अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 3। फिर क्वेश्चन है आपका अगला, देवनागरी लिपि है वर्गात्मक, वर्णनात्मक, अक्षरात्मक, दोनों, अक्षरात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो जो देवनागरी लिपि है उसकी विशेषता पूछा जा रहा है, कौन सी है, क्या है? तो आपका उत्तर होगा इसके लिए विकल्प सी, देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं?
2, 3, 4, 5। क्या पूछा जा रहा है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं? तो आपका उत्तर कौन सा होगा इसके लिए? विकल्प ए यानी कि 2 प्रकार। फिर अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? भीतरी उपशाखा, बाहरी उपशाखा, मध्यवर्गीय उपशाखा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो कौन सा है? विकल्प बी, बाहरी उप शाखा, ये आपका राइट आंसर होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? तो वो हमारी बिहारी उपशाखा है। फिर अगला क्वेश्चन, सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? उदीच्य, प्रतीच्य, प्राच्य, दक्षिणात्य। सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा गया है? तो आपका उत्तर कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए? वो है आपका विकल्प सी, प्राच्य विभाग। अगला है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, ईरानी, अरबी, फारसी। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तो इसका जवाब आप सभी लोगों का आ रहा है विकल्प ए, तुर्की, तो राइट माना जाएगा। अगला है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। ओ औ ये जो है वर्ण किस प्रकार के हैं? तो ये है कंठोष्ठ वर्ण, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बोले जाते हैं। अगला है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? बांगरू, वो छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली अवधी। यानी कौरवी किस बोली को कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आप लोगों का जवाब है विकल्प बी, खड़ी बोली। अगला, कंधा का तत्सम है? स्कंध, स्कंद, कच्छु, कंधो। तो आपको पता ही चल रहा होगा इनमें से कौन सा शब्द तत्सम वाला है। 129 के लिए आप लोगों का जवाब है विकल्प बी, स्कंद, राइट माना जाएगा। स्कंद क्या है? तत्सम शब्द है। अगला है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी अपभ्रंश, प्राकृत। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे होती है? विकल्प सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? देखते हैं कौन सी नहीं है। ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है, आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? तो वो है विकल्प बी, बघेली। फिर क्वेश्चन है, जमादार शब्द का स्रोत के आधार पर किस वर्ग में आएगा? फारसी, अरबी, तुर्की, संकर। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग में आएगा? तो आपका जवाब है विकल्प ए, फारसी वर्ग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मालवी। अर्थात राजस्थान की कौन सी बोली इनमें से नहीं है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ गया है विद्यार्थियों विकल्प बी, बुंदेली, तो बिल्कुल सही होगा। फिर क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय बीड़ा, राजभाषा, बोली, खलटाही।
क्या है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बोली कहते हैं, यानी विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? बाघड़, अर्धमागधी, खस, मागधी। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से होता है? तो आपका जवाब है विकल्प बी अर्ध मागधी राइट आंसर होगा। अगला है, लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मनी। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो आपका जवाब है विकल्प सी संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। अगला है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो आपका जवाब कौन सा है? विकल्प बी पश्चिमी हिंदी। फिर आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? वा, बा, रा, ला। इनमें से कौन सी अंतस्थ ध्वनि नहीं है? तो आपका उत्तर है विकल्प बी जो बा है, ये अंतस्थ ध्वनि नहीं है, बाकी के हैं। अगला क्वेश्चन, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है? तालव्य, दंत्य, कंठ्य, ओष्ठ्य। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान उच्चारण आधार क्या है? आपका उत्तर है विकल्प बी दंत से बोला जाता है। फिर आपका क्वेश्चन है, खेती शब्द का तद्भव रूपांतरण होगा? धरती, कृषि, मैत्री, अच्छी। यानी खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? क्या है? तद्भव। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों जवाब आ रहा है विकल्प बी कृषि, तो राइट आंसर माना जाएगा आप सभी लोगों का। इसी के साथ में हम आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाना समझा है। और आप लोगों को यदि सेशन पसंद आया है तो कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, उनको हमारे चैनल से जुड़िए और हम आपको लगातार अनवरत कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलेंगे आपको जो है पुनः अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।